हॉर्न ही सुनाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी की जो यात्रा पंजाब में आई थी, जहां पर उसने सपने देखे थे कि सुगम यात्रा रहेगी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास सत्येंद्र। हमारे साथ अरविंद ओझा भी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ से। देखिए, बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश में ही 50 से ज्यादा मामले दर्ज रहे हैं, जबकि उसके गैंग के करीब 95 सदस्यों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी है जिस पर कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अब देखिए, यूपी पुलिस और यूपी और पंजाब के बीच एक लड़ाई कोर्ट में भी चली कस्टडी को लेकर। दोनों ही राज्य चाहते थे कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी मिले, लिहाजा यूपी वो कस्टडी हासिल करने में कामयाब रहा कोर्ट के फैसले के बाद, और आज ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं। अरविंद, ये बताइए, 900 किलोमीटर का ये सफर है पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक दाखिल होने का, बांदा जेल पहुंचने का, कितना वक्त लगेगा? जी देखिए, 15 घंटे से ज्यादा का ये वक्त लगेगा मीनाक्षी। और मैं आपको बताऊं कि 900 किलोमीटर का लगभग ये पूरा सफर है। अगर बात करें रोपा जेल से बांदा जेल तक का अगर सफर की बात करें तो 900 किलोमीटर है, 15 घंटे का ये सफर है। जो काफिला है वो लगातार चल रहा है। और दिलचस्प बात ये है कि जो हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है, जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी। और दिलचस्प बात यह है कि जो हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी, और उसी एम्बुलेंस में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। और फिलहाल की बात करें तो जो तमाम पुलिस की गाड़ियां हैं, तकरीबन दर्जन भर जो गाड़ियां थी वो आई थी, वो बाकायदा एस्कॉर्ट कर रही है। और मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ है। देखिए, ये एम्बुलेंस ही है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ था, किस तरह से एम्बुलेंस तो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसको कस्टडी मिली, अदालत के रुख करना पड़ा, उसके बाद कस्टडी मिली। उसके बाद अब जो घर वापसी है मुख्तार अंसारी की वो हो चुकी है। और बाकायदा अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं एक के बाद एक, तकरीबन दर्जन भर जो गाड़ियां हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, वज्र वाहन है। और उसी एम्बुलेंस के अंदर आज जहां मैं मौजूद था मीनाक्षी, वहीं से जो तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां जेल के अंदर से निकली है और उसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है। दिलचस्प तस्वीरें यह भी है कि जब बाकायदा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कस्टडी दी जाए, उसके बाद व्हील चेयर में मुख्तार अंसारी नजर आया था अचानक से, जिसके बाद लगातार मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोग जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे गई है। देख पा रहे हैं आप, ये एक जो तस्वीर है ये वज्र वाहन की तस्वीर है। अमूमन जो रॉयल्स बेदंगे होते हैं उसमें इस वज्र वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस अपने साथ लेकर आई थी। उसके अलावा जो एम्बुलेंस थी वो भी लेकर आई थी और उसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को लेटाया गया है। उसके अलावा बैक टू बैक लगातार जो उत्तर प्रदेश के खासकर बांदा की बात करें तो बांदा से जो गाड़ियां आई थी वो गाड़ियां बाकायदा चल रही है साथ में। लेकिन ये सफर काफी लंबा है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ये करी थी कि नाइट क्या रात में ये सफर हम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि दिन में हो। लेकिन कागजी कार्रवाई करते हुए एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस रोपड़ में काफी देरी से पहुंची है, उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है वो कागजी कार्रवाई में काफी ज्यादा वक्त लग गया। इस वजह से तकरीबन 2 बजे के लगभग जेल से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस पे लेकर निकली है। अब 15 घंटे का ये सफर है, 900 किलोमीटर दूरी पड़ती है बांदा जेल की रोपड़ जेल से। तो फिलहाल लेकर जाया जा रहा है। और आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो लगातार बात हो रही है, जिस वजह से ज्यादा सुर्खियों में यह मामला आ गया कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच खींचतान चल रही थी। पंजाब सरकार कह रही थी हम कस्टडी नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी हम हर हाल में कस्टडी देंगे, और मामला अदालत में गया। दरअसल मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो हमेशा से सियासी रसूख रहा है और सियासी रसूख के दम पर ही जेल से ये अपने जुर्म का धंधा चलाता था। ऐसे कई कॉल इंटरसेप्ट किए थे उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिसमें ये जेल से टेंडर लेने देने की बातें करता रहता था। और सियासी रसूख का ये अंदाजा है कि कई केस इन्फ्लुएंस किए, यहाँ तक कि कृष्णानंद राय मामले की बात की जाए जो बीजेपी के विधायक थे, 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी। उस मामले में भी जब अदालत ने किया
किया था तो कहा था कि गवाह जो है वो सारे मुकर गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना था कि उसने काफी ज्यादा एविडेंस इकट्ठा किए थे। तो तमाम ऐसे केस है, 51 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ है, जिसमें 18 हत्या के मुकदमे दर्ज है, कई अटेम्प्ट टू मर्डर के, उसके अलावा धमकाने के, ये तमाम मुकदमे दर्ज है। लेकिन पहला डर मुख्तार अंसारी को तब लगा जब उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली, योगी सरकार आई। उसके बाद मुन्ना बजरंगी जो इसका खासम खास था, जिसने कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या की थी, मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई थी बाजपा जेल में। उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी और उसके परिवार वालों को डर सता रहा था। उसके बाद एक नाटकीय घटना, नाटकीय वारदात आप इसे कह सकती है, वो हुई जब एक पंजाब के मोहाली के बिल्डर ने ये आरोप लगाया कि उसे मुख्तार अंसारी ने धमकाया है, जिसके बाद पंजाब पुलिस उसे कस्टडी में लाती है। उसके बाद 2 साल तक मुख्तार अंसारी रोपर जेल में रहता है, लेकिन जमानत की अर्जी नहीं लगाता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुरक्षित महसूस कर रहा था रोपर जेल में और घर वापसी नहीं करना चाहता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी अड़ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और नतीजा जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। और जो बात देखिए अरविंद आप बता रहे हैं कि अपराध की जड़ें हमारे सिस्टम में कितनी गहरी हैं, ये मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली बताती है। 32 साल का ये वक्त जिसमें 302 यानी हत्या के 18 केसेस मुख्तार अंसारी पर, राजेंद्र सिंह से लेकर कृष्णानंद राय तक बीजेपी के विधायक। 29 नवंबर 2005 को यह हत्याकांड हुआ जिससे पूरा उत्तर प्रदेश दहल उठा था। पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी रहा है। 1996 से मुख्तार का मऊ विधानसभा सीट पर कब्जा भी रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ, कभी बीएसपी का साथ, पार्टियां बदलती रही, लेकिन सियासी रसूख और अपराध में जो पूरा एक पकड़ जो इस अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी की रही, उससे उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है वो अछूता नहीं रहा है। सत्येंद्र के कैमरे से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि काफिला आगे बढ़ रहा है। 900 किलोमीटर का सफर है, 15 घंटे का करीब ये वक्त होगा जो लगेगा बांदा जेल तक पहुंचने में। सत्येंद्र, ये भी बताइए कि पंजाब में जब रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, जो लड़ाई कोर्ट में चली, क्या आपत्तियां पंजाब सरकार की थी? क्यों पंजाब सरकार इस कस्टडी को लेकर बहुत एडमेंट थी, हठी थी, अड़ियल बनी रही? आप देखते रहिए और इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले शुरुआत से कहानी बताता हूँ कि 7 जनवरी 2020 को एक शिकायत मोहाली पुलिस को मिलती है, एक बिल्डर के माध्यम से लिखित शिकायत मिलती है। ये कहानी बताता हूं कि 7 जनवरी 2020 को एक शिकायत मोहाली पुलिस को मिलती है, एक बिल्डर के माध्यम से लिखित शिकायत मिलती है कि जेल से उसे फोन आया है और उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। 7 जनवरी के तुरंत बाद 22 जनवरी तक, मतलब महज कुछ दिनों में पुलिस इतनी चुस्ती फुर्ती से काम करती है कि आरोपी को जेल से लाकर रोपड़ जेल में बंद कर देती है। और उसके बाद जब अदालती कार्रवाई शुरू होती है तो जो मुख्तार अंसारी है वो कोर्ट में एक बार भी पेश नहीं होता है। और उसके बाद जब पुलिस चार्जशीट में डिले करती है लगातार, तो जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो वहां से जमानत ही नहीं मांगता है। और जब दूसरा राज्य ये कहता है कि इस अपराधी ने हमारे राज्य में 50 से ज्यादा गंभीर अपराध किए हैं और खासकर जो हथियारों का मामला है, LMG लाइट मशीन गन का मामला है, उसमें हमें पूछताछ करती है, तो पंजाब पुलिस बहाना बना देती है और पंजाब पुलिस कहती है कि हम इस अपराधी को आपको नहीं सौंप सकते हैं। और ये मामला इतना बड़ा बनता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, हाई कोर्ट तक से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई होती है। महंगे महंगे वकील खड़े किए जाते हैं, करोड़ों रुपए सरकार इस पर लगाती है। और जब विधानसभा का सेशन होता है तो विपक्ष सवाल लगाकर सरकार से पूछता है कि एक अपराधी के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार अपनी मंशा जाहिर क्या करना चाहती है। सरकार के पास ऐसे बहुत सारे काम है जहां पर पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन एक अपराधी के ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों? तो ये मामला कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो जाता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह रोज जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया इतनी बड़ी हो जाए, और देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि आरोपी को उत्तर प्रदेश लाया जाए, बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए रोपड़ जेल से, तब
जो आरोपी जो एक बार भी इस मामले में अदालत में पेश नहीं होता है, व्हील चेयर पर अपनी व्यक्तिगत पर्सनल निजी एम्बुलेंस में पेश होता है अदालत में, और अदालत में जाकर कहता है कि उसका स्वास्थ्य खराब है और वो उत्तर प्रदेश नहीं जा सकता। जब स्वास्थ्य पर बात नहीं बनती है तो आरोपी का परिवार सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दर्जनों गाड़ियां चल रही हैं और सायरन हूटर बज रहे हैं लगातार, जब इतना बड़ा काफिला है तो इसमें किस आदमी को कैसे खतरा हो सकता है। और साथ ही जब खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है तो बाकायदा उसके लिए एम्बुलेंस की, डॉक्टरों की टीम की व्यवस्था की जाती है। और ये तस्वीरें जैसा आप देख रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं कि सरकार ने मुख्तार अंसारी की इस यात्रा के लिए किस तरह के इंतजाम बनाए हैं। तो कुल मिलाकर जो ये मुख्तार अंसारी का रोपड़ जेल का जो एक तरीके से विपक्ष ने इसे सेफ हाउस कहा था कि अपराधियों के लिए पंजाब सेफ हो गया है। पहले ऐसा होता था कि पंजाब के अपराधी यूपी भाग जाते थे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से, ये देखिए बाकायदा नाका लगाया हुआ है और इस नाके पे पुलिस को तैनात किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल, ये देखिए सड़क पर जगह जगह इस तरीके से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है कि मुख्तार अंसारी के इस सफरनामे में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो वज्र वाहन इस काफिले में शामिल किया गया है मीनाक्षी, वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट ये था कि कई जगह ऐसी पड़ती हैं रास्ते में जहां पर कहीं लोग सड़क पर ना आ जाएं, किसी तरह की दंगा या उपद्रव जैसी सिचुएशन ना हो। लिहाजा हर तरीके से हर एंगल को सरकार ने ध्यान में रखते हुए इस यात्रा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि 2 बजे के करीब निकले थे 26 है और हम पंजाब बाहर निकलने वाले हैं। इसके बाद हरियाणा राज्य शुरू हो जाएगा और हरियाणा राज्य के तमाम पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अलर्ट बाकायदा भेजा गया है कि मुख्तार अंसारी के इस काफिले के लिए जगह बनाई जाए, उन्हें रास्ता दिया जाए और रास्ते में कोई किसी तरह की अनहोनी घटना घटती है तो उसके निपटने के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। तो कुल मिलाकर किसी अपराधी को आपने इससे पहले इस तरीके से इंटरस्टेट में, इंटरनेशनल मसले हो तो वो एक बड़ी बात है। और मीनाक्षी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब इंटरस्टेट में एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने देश के अंदर अपराधियों के ऊपर सरकारें इस तरीके से लड़ेंगी तो बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं, आतंकी हैं, जिनको दूसरे देशों से हमें प्रत्यार्पण करना है, उनको दूसरे देशों से लाना है। तो इसमें ऐसे में क्या मैसेज जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा सत्येंद्र, आपके कैमरे की तस्वीरें लगातार लाइव चल रही हैं, तो जैसे ही वहां पर कुछ और हलचल होगी मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। उस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी भी इस वक्त मौजूद हैं। विनोद जी, देखिए कई आशंकाएं हैं जिसका जिक्र लगातार हमारे संवाददाता भी कर रहे हैं, लेकिन अपराध की जड़ें हमारे सिस्टम में कितनी गहरी हैं, दल बदल जाते हैं, अपराधी जेल में सुरक्षित रहते हैं, कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं और सरकारें कोर्ट में लड़ने लगती हैं कस्टडी किसके पास रहे। मुख्तार अंसारी उसका जीता जाता उदाहरण। देखिए, मुख्तार अंसारी के कई किस्से उत्तर प्रदेश वालों को मालूम है। मैं खुद लखनऊ में रहा हूँ और उस समय मैं लखनऊ में था जब बनारस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मामला था, आपराधिक मामला था हत्या का। उस वक्त वहाँ बनारस के डीआईजी थे रंजन द्विवेदी, बहुत ही तेज़ तर्रार अधिकारी रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए, और बड़े ईमानदार और बहुत दबंग अधिकारी थे। उन्होंने पूरी घेरेबंदी करके मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी। और उस वक्त मुझे याद है मुख्तार अंसारी विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी से थे, शायद निर्दलीय विधायक थे, लेकिन सरकार उस वक्त बीएसपी की थी। और वो पंचम तल जिसको मुख्यमंत्री का निवास है वहाँ उनको देखा गया और उसके बाद रातों रात जो है रंजन द्विवेदी का प्रमोशन हो गया और उनको वहाँ से तबादला उनका कर दिया गया प्रमोशन के बहाने, जबकि रंजन द्विवेदी जो है तुरंत वो अरेस्ट करने की पूरी तैयारी थी। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी जैसे और तमाम बाहुबली जो माफिया डॉन माने जाते हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है कईयों को। जैसे विकास दुबे का ही जब मामला था तो विकास दुबे की एनकाउंटर से पहले
ये था कि विकास दुबे को कितना राजनीतिक संरक्षण मिला है। आप याद कीजिए उसका एनकाउंटर हुआ था, तो ये बात उठी थी कि कई राजनेताओं की पोल खुल सकती है जो सत्ता दल और विपक्ष में रहे हैं और इसलिए शायद एनकाउंटर हो गया। तो इस तरह की बातें हमेशा उठती रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जो माफिया और राजनीति का गठजोड़ है ये बहुत पुराना है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है और पूर्वांचल में तो ये बहुत ज़बरदस्त है। पूर्वांचल में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में वैसे एक तरह है, बुंदेलखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम इस तरह के गिरोह काम करते रहे हैं। और वहाँ तो बिल्कुल जैसे अब उत्तर प्रदेश की तमाम माफिया वार्स पे फिल्में बन चुकी हैं।